हेलो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय समूह हैं जैसे कि G20, G7, आसियान, ब्रिक्स, सार्क, संघाई, नाटो, ओपेक और न जाने ऐसे कितने अंतर्राष्ट्रीय समूह हैं जिनकी बैठकें आए दिनों सुर्खियों में रहती हैं। इन दिनों दुनिया के शीर्ष अर्थव्यवस्था के संगठन G20 की खूब चर्चाएं हो रही हैं। दरअसल G20 2023 के 18वीं शिखर सम्मेलन का आयोजन इस बार दिल्ली के प्रगति मैदान में 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और 9 अतिथि देशों को न्योता दी गई। इस साल की G20 का थीम वसुधैव कुटुंबकम रखा गया है। भारत की राजधानी में वैश्विक नेताओं के आने से पहले इसे दुल्हन की तरह सजाया गया है। केंद्र के बताए आंकड़ों के मुताबिक G20 शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली को सजाने के लिए तकरीबन 4,100 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। हालांकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस बार सम्मेलन में शामिल नहीं हो रहे। उनकी जगह उनके प्रतिनिधि इसमें हिस्सा लेंगे। 9 और 10 दिसंबर को नई दिल्ली में इसकी अहम बैठकें हुई। बैठकों का कोई तय एजेंडा नहीं रहा, लेकिन संभवतः जलवायु परिवर्तन, वैश्विक चुनौती, रूस यूक्रेन युद्ध, स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन और गरीबी जैसे मुद्दे चर्चा का हिस्सा रहे। इस दौरान भारत का फोकस क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन, बहुपक्षीय डेवलपमेंट बैंक रिफॉर्म, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने, जलवायु वित्त पोषण यानी कि क्लाइमेट फाइनेंसिंग और संकटग्रस्त देशों के लिए कर्ज राहत फ्रेमवर्क तैयार करने और ग्लोबल वैल्यू चेन में सुधार जैसे मुद्दे हो सकते हैं। G20 ग्रुप में अनेक देश शामिल होते हैं जैसे कि अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरबिया, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका। ग्रुप का 20वां सदस्य यूरोपियन यूनियन यानी कि यूरोपीय देशों का मजबूत संघ बना। हर साल एक रोटेशन सिस्टम के तहत सदस्य देशों को सम्मेलन की मेजबानी करने का अवसर मिलता है। हर साल मेजबान देश G20 की बैठकों का आयोजन करते हैं। एक थीम के तहत बैठकें होती हैं और कई महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए जाते हैं। 1 दिसंबर 2022 का एक महत्वपूर्ण दिन रहा क्योंकि भारत ने इंडोनेशिया से पदभार ग्रहण करते हुए G20 फोरम की अध्यक्षता संभाली है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की G20 अध्यक्षता पिछले 17 राष्ट्रपतियों की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। G20 की अध्यक्षता लेने के साथ ही भारत लाइफ आंदोलन पर ध्यान केंद्रित करने के साथ अमृतकाल पहल के माध्यम से सभी के लिए एक साझा वैश्विक भविष्य लाने के मिशन पर है, जिसका उद्देश्य पर्यावरण के प्रति जागरूक प्रथाओं और जीवन जीने के एक अस्थायी तरीके को बढ़ावा देना है। एक स्पष्ट योजना और विकासमुख दृष्टिकोण के साथ भारत का लक्ष्य सभी के लिए नियम आधारित व्यवस्था, शांति और न्यायपूर्ण विकास को बढ़ावा देना है। 2023 शिखर सम्मेलन से पहले नियोजित 200 से अधिक कार्यक्रम भारत के एजेंडे और भारत की G20 अध्यक्षता की 6 विषयगत प्राथमिकताओं को मजबूत करेंगे। G20 की स्थापना। दरअसल G20 की स्थापना में G7 के सदस्य और एक रूस और बाकी के देश मिलाकर टोटल G20 की स्थापना करते हैं। इसकी स्थापना 1999 में वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों के अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में तैयार की गई थी। कुल मिलाकर G20 देश की वैश्विक आर्थिक आबादी का लगभग 2/3 है और वैश्विक व्यापार का 75% और विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 85% हिस्सा है। 2007 के वैश्विक वित्तीय और आर्थिक संकट के मद्देनजर G20 को राज्य सरकार के प्रमुखों के स्तर तक ऊपर उठाया गया और इसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए एक मंच का नाम दिया गया। G20 में सहभागिता के 2 प्रमुख ट्रैक हैं, वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों के लिए वित्त ट्रैक और शेरपा ट्रैक। G20 की कार्रवाई का नेतृत्व शेरपाओं द्वारा किया जाता है, जिन्हें सदस्य देशों के नेताओं के निजी दूत के रूप में नियुक्त की जाती है। ये शेरपा पूरे वर्ष होने वाले वार्ताओं की देखरेख करने, शिखर सम्मेलन के एजेंडे पर विचार विमर्श करने और इनके ठोस कार्यों का समन्वय करने के लिए जिम्मेदार हैं। G20 दोनों ट्रैकों में संबंधित पक्षों के प्रतिनिधित्व के साथ विशिष्ट विषयों को संबोधित करने के लिए कार्य समूह है। इस वर्ष कार्य समूह हरित विकास, जलवायु वित्त, समावेशी विकास, डिजिटल अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी परिवर्तन और सामाजिक आर्थिक प्रगति के लिए महिला सशक्तिकरण के सुधार जैसे वैश्विक प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ये सभी कदम सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति में तेजी लाने और आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदम हैं।
लेकिन सवाल उठता है कि इन लक्ष्यों का होता क्या है, क्या इन्हें पूरे किए जाते हैं पूरे 1 सालों में या फिर कुछ और। दरअसल साल 2008 से लेकर के साल 2022 तक G20 की अब तक कुल 17 बैठकें हो चुकी हैं और इस बार ये 18वीं बैठक है। इस दौरान समूह के क्या प्रमुख एजेंडे रहे, उन एजेंडों को पूरा करने की दिशा में क्या कदम उठाए गए और उनका परिणाम क्या रहा, इन सभी के बारे में बात करते हैं कि आखिर इतने सालों में इनके परिणाम क्या निकले हैं और इन सभी मुद्दों पर विशेषज्ञों का क्या कहना है, चलिए जानते हैं। दरअसल विदेशी मामलों के जानकार हर्ष पंत कहते हैं कि G20 की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि साल 2008 के आर्थिक संकट को मैनेज करना था। तब आर्थिक संकट को काबू करने में इस समूह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वहीं G20 ने IMF और वर्ल्ड बैंक में कुछ सार्थक बदलाव भी किए। वह कहते हैं कि G20 की बहुत ज़्यादा उपलब्धियां तो आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि G20 का गठन ही अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। इसके गठन ने दर्शाया कि दुनिया की आर्थिक व्यवस्था में तेजी से बदलाव हो सकता है। जैसे पहले G7 या G8 बड़े समूह वैश्विक आर्थिक मामलों पर फैसला ले लिया करते थे, लेकिन जब आर्थिक व्यवस्था बदलने लगी और 2008 की आर्थिक मंदी के दौरान इन देशों को एहसास हुआ कि उनका यानी पश्चिमी देशों का दबाव अब उतना प्रभावी नहीं रहा, जो कि आर्थिक विषमताएं आ रही थी उनसे निपट सके। तब उन्होंने इस फोरम को बनाया ताकि उभरती हुई ताकतों को भी उनमें शामिल किया जा सके, उन्हें आर्थिक फैसलों का हिस्सा बनाया जा सके। लेकिन चीन और रूस के राष्ट्रपति का इस तरह G20 की बैठक से दूर रहना क्या G20 की प्रासंगिकता पर सवालिया निशान नहीं खड़ा करता? इस सवाल के जवाब में पंत कहते हैं कि इस तरह के आर्थिक प्लेटफॉर्म तभी ज़्यादा कामयाब होते हैं जब दुनिया में भू राजनीति तनाव कम हो। अभी ऐसी स्थिति है कि ये तनाव बहुत ज़्यादा हावी है। वहीं बड़ी शक्तियाँ आपस में एक दूसरे के साथ काम करने को तैयार नहीं हैं, तो इन्हें साथ लाना एक बड़ी चुनौती हो सकती है। और ये कह देना कि इसका प्रभाव केवल G20 पर हुआ, ऐसा नहीं है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी डेडलॉक है, क्योंकि रूस चीन एक तरफ है और पश्चिमी देश एक तरफ। कोविड के समय विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी काम नहीं किया, क्योंकि चीन ने वहाँ अडंगे लगाए। WTO काम नहीं कर रहा। तो ये मुश्किलात हम दुनिया भर में देख रहे हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि केवल G20 ही एक ऐसा समूह है जो काम कर रहा है, जिसके बीते हर साल की सभी बैठकें पूरी हुई हैं, जिसमें विकसित और विकासशील देश दोनों साथ आ रहे हैं। चीन रूस के प्रमुख भले न हिस्सा ले रहे हो, लेकिन इसके प्रतिनिधि भारत आ रहे हैं, इसलिए इसे एक अलग नजरिए से भी देखा जा सकता है। लेकिन समूह की उपलब्धि के सवाल पर वापस आए तो दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार SD मुनि सीधे शब्द में कहते हैं कि G20 से दुनिया को अब तक कुछ हासिल नहीं हुआ। प्रोफेसर मुनि कहते हैं कि G20 एक नया संगठन है जिसमें आर्थिक मामलों को सुधारने की बात की गई है, लेकिन इसका कोई खास असर हुआ हो दुनिया में, ऐसा मुझे नहीं लगता। ऊपर देखने में तो G20 की बैठकों में आपको खूब तड़क भड़क नजर आए होंगे, सजावट और भी बहुत कुछ। 20 बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों के प्रमुख का जुटना, एजेंडा तय करना, लेकिन गहराई से देखें तो अभी तक G20 से कुछ हासिल नहीं हुआ है। और जलवायु परिवर्तन जैसे मामले हैं जिन पर पेरिस समझौते के बाद भी कुछ असर नहीं हुआ। G20 के सदस्यों पर कोई बाध्यता नहीं है कि वो G20 के मंच पर किए अपने वादे को निभाए ही। वही G20 के पास ऐसा कुछ साधन भी नहीं है जिसके तहत इन वादों को लागू करने के लिए कुछ किया जा सके। वो कहते हैं कि जैसे यूनाइटेड नेशन में बातचीत होती है, लेकिन उसके पास धन है जिसका इस्तेमाल कुछ मामलों में किया जा सकता है, वैसा G20 के पास ऐसा कुछ नहीं है। अंग्रेजी अखबार यूनाइटेड टाइम ने भी G20 की पृष्ठभूमि में एक रिपोर्ट प्रकाशित की। रिपोर्ट का शीर्षक ये है कि बार बार विफल होने के बावजूद भी G20 क्यों मायने रखता है। डेवियन केव ने लेख में लिखा है कि कुछ आलोचक G20 की प्रासंगिकता पर सवाल उठाते हैं। इनका मानना है कि इस साल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सम्मेलन में शामिल न होने के फैसले के बाद यह चिंता वाजिब है कि G20 कमजोर हो गया है। कई विदेशी नीति विशेषज्ञों के हवाले से उन्होंने लिखा है कि प्रासंगिकता बरकरार रखने के लिए G20 को अपने पश्चिम परस्त दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत है। अगर पश्चिम की नीतियों को बढ़ावा मिलता रहा तो सदस्य देशों में आगे सहमति नहीं बन पाएगी। वो लिखते हैं कि दिल्ली में होने जा रहे बैठक के एजेंडे में जलवायु परिवर्तन, आर्थिक विकास और कम आय वाले देशों में कर्ज का बोझ कम करना, यूक्रेन में रूस के युद्ध से बड़ी मुद्रास्फीति जैसे मुद्दे शामिल हैं। यदि सदस्य देश इनमें से किसी एक या सभी विषयों पर आम सहमति बना पाते हैं तो वे अंत में एक आधिकारिक साझा घोषणा की जाएगी। लेकिन इस घोषणा के बाद क्या? जब नतीजे की बात आती है तो अक्सर कुछ नहीं नजर आता। ये ऐसा क्यों?
दरअसल 1999 में गठन के बाद से समूह के अधिकांश साझे बयान बस बयान तक ही सीमित रह गए। जैसे रोम में साल 2021 शिखर सम्मेलन के दौरान G20 नेताओं ने कहा कि वे सार्थक और प्रभावी कार्यों के साथ ग्लोबल वार्मिंग को भी सीमित करेंगे, विदेशों में कोयले बिजली संयंत्रों के वित्त पोषण को समाप्त करेंगे। लेकिन क्या हुआ? बाद में साल 2022 में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने बताया कि दुनिया भर में कोयला आधारित बिजली उत्पादक एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। इस साल कोयले में निवेश 10% तक बढ़कर 150 अरब डॉलर होने की उम्मीद है। अखबार ने G20 की कुछ उपलब्धियों पर भी नजर डाली। उसके अनुसार अभी हाल ही में 2021 में G20 ने एक बड़े टैक्स सुधार का समर्थन किया, जिसमें प्रत्येक देश के लिए कम से कम 15% का वैश्विक न्यूनतम कर शामिल रहा। इसने नए नियमों का भी समर्थन किया, जिसके तहत अमेजन जैसे बड़े वैश्विक व्यापारों को उन देशों में भी कर का भुगतान करना होगा जहां उनके उत्पाद बेचे जा रहे हैं, भले ही वहां उनके कार्यालय हो या ना। ग्लोबल टैक्सेस एग्रीमेंट एक बड़ा कदम रहा, लेकिन अब तक यह लागू नहीं हुआ। अब चलिए जानते हैं कि कब कब और कहां हुए सम्मेलन और इसके परिणाम क्या निकले। बस एक नज़र में यूँ तो साल 1999 से ही G20 की बैठकें हो रही हैं, लेकिन तब इनमें सदस्य देशों के वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर हिस्सा लिया करते थे। एशिया में आर्थिक संकट के दौरान इन्हीं ने ही मिलकर G20 का गठन किया था, इस सोच के साथ कि ग्लोबल इकोनॉमिक और फाइनेंशियल मुद्दों पर चर्चा की जा सके। पर साल 2007-08 में आई वैश्विक आर्थिक मंदी के बाद G20 की तस्वीरें बदल गईं। साल 2008 अमेरिका, पहली बार G20 के सदस्य देशों की बैठक अमेरिका के वाशिंगटन शहर में आयोजित की गई। दुनिया तब वैश्विक आर्थिक संघर्ष से जूझ रहा था। अमेरिका के 2 प्रमुख बैंक दिवालिया हो चुके थे। दुनिया के बिगड़ते आर्थिक हालातों को देखते हुए तय हुआ कि अब G20 की बैठकों में सदस्य देशों के वित्त मंत्रियों की जगह हेड ऑफ स्टेट यानी सदस्य देशों के प्रमुख इसमें हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन को वित्तीय बाजार और विश्व अर्थव्यवस्था पर शिखर सम्मेलन कहा गया। राष्ट्रों के शीर्ष नेताओं के अलावा IMF, वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशन के प्रमुख और स्पेन साथ साथ नीदरलैंड भी इसमें शामिल हुआ। सम्मेलन के दौरान आर्थिक सुधारों से जुड़े कई मुद्दे पर चर्चा हुई। प्रमुख इस बात पर सहमत हुए कि वैश्विक वित्तीय बाजारों के सुधार के लिए समान सिद्धांत होंगे और उन सिद्धांतों को लागू करने के लिए एक कार्य योजना शुरू करना चाहिए। सदस्य देशों ने व्यापार और निवेश पर 12 महीने के लिए नई बंदिशें लगाने से परहेज करने पर सहमति व्यक्त की। साल 2009 ब्रिटेन, लंदन में एक साल बाद हुए सम्मेलन को फॉलो अप बैठक की तहत देखा गया। बैठक का एजेंडा वैश्विक आर्थिक संगठन ही था। बैठक में सदस्य देशों ने विकासशील देशों और उभरते बाजारों के विकास के लिए IMF के ऋण संसाधनों को बढ़ाकर 750 अरब डॉलर करने का वादा किया। G20 ने इस सम्मेलन में उन देशों को ब्लैकलिस्ट करने पर भी सहमति जताई जिन्होंने कर चोरी से निपटने के प्रयासों में सहयोग करने से इनकार पर परहेज कर दिया था। साल 2009 अमेरिका, लंदन में बैठक के तुरंत बाद अमेरिका के पीटर्सबर्ग में इस बैठक की योजना बनाई गई। इसी समिट में G20 को आधारित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए प्रमुख मंच के रूप में परिभाषित किया गया। साल 2010 कनाडा, टोरंटो में हुए इस बैठक में G20 देशों ने ये माना कि साल 2008 की आर्थिक मंदी के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था की नीति नाजुक और अस्थिर हो गई है। मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देशों ने अपने बजट घाटे और बाहरी उधार में कमी लाने का वादा किया। इसी साल दक्षिण कोरिया के सियोल में G20 की एक बैठक बुलाई गई। ये पहली बार था जब G20 देशों के इतर किसी देश को G20 की मेजबानी मिली थी। पहली बार विकास नीति का मुद्दा शिखर सम्मेलन के एजेंडे में शामिल किया गया और तभी से डेवलपमेंट G20 के हर वार्षिक सम्मेलन का हिस्सा है। साल 2011 फ्रांस, कांस में 3 और 4 नवंबर के बीच G20 की बैठक हुई। सम्मेलन के केंद्र में IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में सुधार का मुद्दा रहा। कृषि बाजार सूचक प्रणाली यानी कि AMIS की स्थापना शिखर सम्मेलन के प्रमुख परिणामों में से एक थी। AMIS को कृषि के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और पारदर्शिता लाने के लिए शुरू की गई थी। साल 2012 मैक्सिको, लॉस काबोस में हुए सम्मेलन की चर्चा का केंद्र युवाओं की बेरोजगारी, सामाजिक सुरक्षा कवरेज और उचित आय के साथ गुणवत्तापूर्वक नौकरी प्रदान करना था। साथ ही विकास, कृषि और हरित विकास की भी एजेंडा शामिल थे। साल 2013 रूस, सेंट पीटर्सबर्ग में टैक्स चोरी से निपटने के मामले में बड़ी प्रगति हुई।
G20 इस पर सहमत हुआ कि टैक्स से जुड़ी सूचनाओं का स्वचालित आदान प्रदान और वेस इरोशन और प्रॉफिट शिफ्टिंग पर कार्य योजना बनाई जाएगी। नेक्स्ट है कि साल 2014 ऑस्ट्रेलिया। ब्रिस्बेन में नेताओं ने तय किया कि G20 देशों की कलेक्टिव GDP को 2% से बढ़ाया जाए। साल 2025 तक लेबर वर्कफोर्स में जेंडर गैप को 25% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया। इसके बाद साल 2015 तुर्की। बैठक के इस संस्करण में पहली बार G20 सदस्य देशों ने प्रवासन और शरणार्थी संकट पर ध्यान केंद्रित किया। इसके अलावा वित्तीय क्षेत्र के सुधार और जलवायु परिवर्तन से निपटने की योजना के समर्थन पर भी सहमति जताई। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर एक बयान भी जारी किया गया। नेक्स्ट वीक साल 2016 चीन। सम्मेलन के दौरान हांगझोउ में दो प्रमुख चीजें हुई। डिजिटल इकोनॉमी को पहली बार G20 के एजेंडे में शामिल किया गया। दूसरा, सतत विकास के लिए 2023 एजेंडे पर भी G20 कार्य योजना को अपनाया गया। नेक्स्ट साल 2017 जर्मनी। यह बैठक 7 और 8 जुलाई को जर्मनी के हैम्बर्ग में हुई। शिखर सम्मेलन के दौरान आतंकवाद विरोधी विषय पर विशेष जोर दिया गया। शिखर सम्मेलन के अंत में जारी साझी घोषणा में पेरिस समझौते के महत्व को दोहराया गया। नेक्स्ट साल 2018 अर्जेंटीना। ब्यूनस आयर्स में जुटे नेताओं ने 3 प्रमुख संदेश दिए। सबसे पहले उन्होंने सतत विकास के लिए UN एजेंडा 2030 को अपने समर्थन की पुष्टि की। जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों को तेज करने की आवश्यकता पर बल दिया। तीसरा, G20 नेताओं ने व्यापार के लिए बहुपक्षीय दृष्टिकोण और विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO के सुधार के महत्व को पहचाना और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दृढ़ किया। साल 2019 जापान। ओसाका में नेताओं ने आतंकवाद को लेकर इंटरनेट के इस्तेमाल पर ध्यान केंद्रित किया। G20 ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आतंकवाद और आतंकवाद के लिए अनुकूल, हिंसक उग्रवाद को बढ़ावा नहीं देने और ऐसे सामग्री को स्ट्रीम करने अपलोड करने से रोकने का आग्रह किया। अगले साल 2020 सऊदी अरब। यह पहला वर्चुअल समिट था जब 21 नवंबर और 22 नवंबर को सऊदी अरब में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन को कोविड महामारी के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया गया। नेताओं ने महामारी पर काबू पाने, विकास को पटरी पर लाने और अधिक समावेशी भविष्य बनाने के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया। साल 2021 इटली। रोम में G20 की 16वीं बैठक में सदस्य देशों के प्रमुख ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखने की प्रतिबद्धता दिखाई। ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री तक सीमित करने का लक्ष्य रखा गया। वहीं नेताओं ने सदी के मध्य तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को नेट जीरो तक पहुंचाने का प्रण लिया। साल 2022 इंडोनेशिया। ये कोविड महामारी और रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पहला G20 सम्मेलन था। देश की राजधानी बाली में हुए सम्मेलन में महामारी के बाद स्वास्थ्य से जुड़े वैश्विक समाधानों और अर्थव्यवस्थाओं को पटरी पर लाने को लेकर चर्चा हुई। साथ ही रूस यूक्रेन युद्ध भी इसके प्रमुख एजेंडे में शामिल रहा। इसके बाद आता है साल 2023 भारत। इसके पहले दिन में एक महत्वपूर्ण फैसला ली गई। अफ्रीकी संघ समूह एक नया अस्थायी सदस्य बनाया गया। G20 1999 में अपनी स्थापना के बाद से यह प्रभावी ब्लॉक का पहला विस्तार है। बाद में भारत ने अमेरिका और कई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ शनिवार को एक महत्वाकांक्षी भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे की घोषणा भी की। अब बात करते हैं कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 का परिणाम क्या रहा। सबसे पहले अफ्रीका G20 संगठन में शामिल हुआ और इसी वर्ष से यह सदस्य बना। दूसरा, नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन पर देश के प्रमुखों द्वारा हस्ताक्षर किए गए। इसके अनुसार समावेशी विकास पर जोर दिए जाएंगे। तीसरा, भारत मध्य पूर्व यूरोप US कॉरिडोर इन देशों के नेताओं द्वारा प्रस्तावित और पारित किया गया है। चौथा, सदस्य देशों द्वारा ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बनाया गया, जो बायोफ्यूल के अधिकतम उपयोग पर जोर दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि इस शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले नेता कौन कौन से थे। दरअसल इस शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले नेताओं में जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्च, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दोआन, कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, उनके इतावली समक्ष जियोर्निया मेलोनी, दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति यूसुक येओल और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस शामिल हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लिए हैं। भारत की G20 प्रेसिडेंसी एकता की एक सार्वभौमिक भावनाओं को बढ़ावा देने के लिए काम करेगी। इसलिए इसका विषय है एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, यानी कि वन अर्थ, वन फैमिली
और वन फ्यूचर। भारत की G20 अध्यक्षता। दरअसल भारत 2023 में पहली बार G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन बुलाया, क्योंकि 23 प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख G20 में अब तक का सबसे बड़ा इस साल के अंत में सितंबर में अंतिम नई दिल्ली शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। लोकतंत्र और बहुपक्ष के लिए प्रतिबद्ध एक राष्ट्र के रूप में और वसुधैव कुटुंबकम यानी दुनिया एक परिवार है के विचार को मूर्त रूप देना चाहता है। G20 शिखर सम्मेलन के प्रतिवर्ष एक चक्रीय अर्थव्यवस्था के साथ आयोजित की जाती है और इस बार साल 2023 में भारत ने इसकी अध्यक्षता संभाली। आप शायद नहीं जानते होंगे इसकी कोई अस्थायी सचिवालय नहीं है और इसे राष्ट्रपति पद के लिए वर्तमान और भविष्य के धारकों द्वारा समर्थित किया जाता है, जिन्हें ट्रोइका के रूप में जाना जाता है। 2023 में ट्रोइका में इंडोनेशिया, ब्राजील और भारत शामिल हैं। वासुधैव कुटुंबकम, जिसका अनुवाद एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य है, भारत की G20 अध्यक्षता का विषय रहा। यह एक पुराने संस्कृत ग्रंथ महाउपनिषद से प्रेरित है। विषय मूल के रूप में सभी जीवन, मानव, पशु, पौधे और सूक्ष्म जीव के महत्व के साथ पृथ्वी और पूरे ब्रह्मांड पर उसकी परस्पर निर्भरता डालती है। यह विषय लाइफ यानी पर्यावरण के लिए जीवन शैली का भी उदाहरण देती है, जो स्वच्छ, हरित और नीले भविष्य के निर्माण में व्यक्तिगत और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ और जिम्मेदार जीवन शैली विकल्प के महत्व का प्रकाश डालती है। G20 की अध्यक्षता भारत के लिए अमृतकाल की शुरुआत का भी संकेत देती है, जो 15 अगस्त 2022 को अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ से शुरू होने वाली 25 साल की अवधि है, जो इसे स्वतंत्रता की शताब्दी तक ले जाएगी। अब बात करते हैं कि भारत की G20 की प्राथमिकताएं क्या रहीं। नंबर 1, हरित विकास, जलवायु वित्त और जीवन। भारत का ध्यान जलवायु परिवर्तन पर है, जिसमें जलवायु वित्त और प्रौद्योगिकी पर विशेष जोर दिया गया है। साथ ही विकसित देशों के लिए उचित ऊर्जा परिवर्तन सुनिश्चित किया है। लाइफ आंदोलन का परिचय, जो पर्यावरण के प्रति जागरूक प्रथाओं को बढ़ावा देता है और भारत की अस्थायी परंपराओं पर भी आधारित है। नंबर 2, त्वरित, समावेशी और लचीला विकास। उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करें जिनमें संरचनात्मक परिवर्तन लाने की क्षमता है, जिनमें वैश्विक व्यापार में छोटे और मध्य आकार के उद्यमों का समर्थन करना, श्रम अधिकारों और कल्याण को बढ़ावा देना, वैश्विक कौशल अंतर को संबोधित करना और समावेशी कृषि, मूल्य श्रृंखला और खाद्य प्रणालियों का निर्माण करना शामिल है। नंबर 3, SDG पर प्रगति में तेजी लाना। सतत विकास के लिए 2023 एजेंडे में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रतिबद्धता, जिसमें विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के प्रभाव को संबोधित करने के माध्यम पर केंद्रित किया गया। नंबर 4, तकनीकी परिवर्तन और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना। प्रौद्योगिकी के प्रति मानव केंद्रित दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी की ढांचे, वित्तीय समावेशन और कृषि और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में तकनीकी सक्षम विकास जैसे क्षेत्रों में ज्ञान साझाकरण बढ़ाना है। नंबर 5, 21वीं सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थाएं। बहुपक्षवाद में सुधार लाने और एक अधिक जवाबदेह, समावेशी और प्रतिनिधि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली बनाने का प्रयास, जो कि 21वीं सदी की चुनौतियों से निपटने के लिए उपयुक्त हो। नंबर 8 और सबसे महत्वपूर्ण, महिला नेतृत्व वाला विकास। सामाजिक आर्थिक विकास और SDG की उपलब्धि को बढ़ावा देने के लिए महिला सशक्तिकरण और प्रतिनिधित्व पर ध्यान देने के साथ समावेशी वृद्धि और विकास पर जोर देना है। हेलो दोस्तों, तो ये रही 1999 से लेकर के 2023 तक की G20 शिखर सम्मेलन के पूरी हिस्ट्री। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि मेरे आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, प्यार बांटिए। नमस्ते, आदाब।